क्या निकलता है प्रधानमंत्री के स्पीच से, आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और इकोनॉमिक एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी। शरद कोहली जी, आप किस दिशा में इस स्पीच को देखेंगे? फॉरवर्ड लुकिंग है? जी हाँ, फॉरवर्ड लुकिंग तो अवश्य है दीपक। इसके मैं दो हिस्से करता हूं स्पीच के। एक तो उन्होंने बहुत सब्जेक्टिव बात कही, जो बहुत जनरल बातें कही कि भाई हम आगे देखना चाहते हैं, देश की जनता ने सैक्रिफाइस किया, उन लोगों ने सैक्रिफाइस किया। सत्याग्रह से 100 साल पहले सत्याग्रह से इसका कंपैरिजन किया गया कि आज भी लोगों में वही जज्बा है, वही ऑनेस्टी है। एक तो मैं इसका ये हिस्सा लेता हूं। दूसरा हिस्सा दीपक लेता हूं जो कि अभी आपने बोला कि जो अलग अलग सेक्टर्स की तरफ प्रधानमंत्री जी ने छोटी छोटी छूट देने की कोशिश करी। मैं उनको छोटी मानता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी से हालांकि उम्मीद जो है कुछ बड़े की करी जा रही थी, पर छोटे छोटे उन्होंने दिए। जैसे गर्भवती महिलाओं को उन्होंने कहा कि 6,000 रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, जिससे कि जो प्रीनेटल डेथ्स होती हैं वो कम हो जाएंगी। छोटी जो व्यापारी हैं, MSME जिसको कहते हैं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनके लिए उन्होंने छोटी छूट का वो किया। वो जो पहले ही हो चुका था कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी 2 करोड़ टर्नओवर है तो आपको 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करके आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। ऐसे उन्होंने हल्का सा जिक्र पॉलिटिकल पार्टीज का किया, यद्यपि उसमें कोई ठोस बयान नहीं दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज में किस तरीके का रिफॉर्म चाहते हैं, पर एक जनरल उन्होंने कह के छोड़ दिया कि साहब इस पे जो है डिस्कशन, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन एक होना चाहिए, सकारात्मक इस पे डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, ये कह के उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा, उन्होंने महिलाओं के लिए, मैंने बोला सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने कहा कि अगर आपका डिपॉजिट 7.5 लाख तक है और आप 10 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 8% का ब्याज जो है वो अवश्य मिलेगा और आप हर महीने उसको निकाल सकते हैं। ये उन्होंने किया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि छोटी छोटी चीजों का प्रधानमंत्री जी ने फॉरवर्ड लुकिंग तो अवश्य था ये, पर इसमें कोई जो बड़ी एक खबर आने की उम्मीद सब लोग लगाए बैठे थे पिछले 48 घंटे से, जब से ये अनाउंसमेंट हुई थी, वो कोई ऐसी खबर देखने को नहीं मिली। यद्यपि उन्होंने चेतावनी जो है वो अवश्य दी है कि जो लोग ईमानदार हैं उनको आगे से रिस्पेक्ट मिलेगी, उनको आदर मिलेगा। जो लोग बेईमान हैं उनके लिए एक चेतावनी दी गई है कि बेईमान लोगों को आगे चौकन्ना हो जाना चाहिए, उनको शांति से नहीं बैठने दिया जाएगा। वो ये सोच रहे हैं कि बेईमानी करके वो चैन से रह पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये एक जनरल मुझे आउटलुक उसमें देखने को मिला है। कोई ठोस बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मुझे जिसकी उम्मीद की जा रही थी, मैं फिर कह रहा हूं कि वो मुझे इसमें देखने को दीपक नहीं मिली है। अवधेश कुमार जी, 1 महीने के अंदर बजट पेश होना है, प्रधानमंत्री छोटी छोटी घोषणाएं इस तरह से राष्ट्र के नाम संदेश में कर रहे हैं, बजट तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था क्या? नहीं, भाषण क्यों? देखिए, ये इस भाषण की उपयोगिता है और मैं इसमें ये बात ठीक है कि इसमें छोटी घोषणाएं भी है, लेकिन मैं कई महत्वपूर्ण बातें भी देखता हूं। जब से इस नोट वापसी की घोषणा हुई तब से जो सरकार की आलोचना थी वो क्या थी? एक तो थी कि सबसे ज्यादा चोट इस पर किसानों पर पड़ा है, किसान की बुआई सही समय पर नहीं हो रही, उनको बीज नहीं मिल रहा है। दूसरा यह हुआ था कि अर्थव्यवस्था की गति रुक गई है, छोटे कारोबारी जो हैं, जो छोटे छोटे कारोबारी, उनके कारोबार रुक गए हैं। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री 1 महीने के बाद अगर पूरा मूल्यांकन करने सामने आते हैं तो उनके लिए आवश्यक था कि इस दिशा में वो कुछ न कुछ घोषणा करें। देखिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार आवास के क्षेत्र से मिलता है। आवास केवल हमारे रहने के लिए नहीं है, दूसरा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भी आवास को गति देना जरूरी था। अवधेश जी, 9 से 12 लाख रुपए में किस शहर में घर मिल जाएगा ये बता दीजिए आप। नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों की संख्या बढ़ाने की बात की है। जो 2022 तक जो घर देना था वो है, गांवों के लिए किया है। और ये बात आपकी सही है कि शहरों में 9 और 12 लाख में कोई घर नहीं मिल सकता है, लेकिन यह है कि एक सरकार की ओर से एक छूट मिली कि चलो 9 लाख और 12 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको ये मिलेगा, बाकी अपने से लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ घोषणाएं आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। किसानों के लिए आप क्रेडिट कार्ड को रुपए कार्ड में चेंज करना, उनके लिए नाबार्ड को 21,000 करोड़ से और बढ़ा के 20,000 करोड़ कर देना, ऐसे कुछ बातें जरूर हुई है जिसको हम कह सकते हैं कि आगे देखना और जो आलोचना थी उसके जवाब देने के हित में थी। लेकिन प्रधानमंत्री के पूरे भाषण का जो लुब्बल लुआब था वो ये था कि देश को हम ईमानदारी और सच्चाई की ओर ले चलना चाहते हैं
और इस घटना से यह साबित हुआ है कि देशवासियों में ईमानदारी और सच्चाई की ओर चलने का अप्रतिम जो है अंदर से जो है भाव है और संकल्प शक्ति है, उसको ताकत देने की जरूरत है। इसलिए जो हमारे अफसर हैं, जो बैंक कर्मी हैं, बाकी है उनकी और नेता है, सबकी जिम्मेवारी है कि ये जो माहौल बना है इसको आगे बढ़ा के ले जाए और राजनीतिक दल जो कि मूल भ्रष्टाचार के जड़ है, राजनीतिक दलों का चंदा उस दिशा में पारदर्शिता है। बात नहीं की उन्होंने कहा नहीं, लेकिन राजनीतिक चंदे पर बिल्कुल खामोश रहे। जहां तक राजनीतिक पार्टी के करप्शन की बात आती है, क्या प्रधानमंत्री को यह बात टच नहीं करनी थी? क्योंकि लगातार ये सवाल उठा था कि पॉलिटिकल पार्टीज भी बड़ी मात्रा में काले धन का इस्तेमाल करती हैं। चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले एक प्रस्ताव दिया था कि 2000 से ज्यादा जो भी रकम आए उसको अज्ञात स्रोत न दिया जाए, ज्ञात स्रोत में मान के उसको पारदर्शी किया जाए। प्रधानमंत्री ने हालांकि अपने भाषण में उसका समर्थन किया। आज यदि वो कहते कि मैं उसके पक्ष में हूं और वो किया जाए और सभी राजनीतिक दल मिल बैठ के फैसला करें तो ज्यादा बेहतर होता। फिर भी मुझे लगता है कि इससे एक संकेत उन्होंने दिया है कि आगे राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए कुछ न कुछ कदम उठाया जाएगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस दिशा में कदम उठेंगे, क्योंकि देश की मांग है। ये चारों तरफ उठी है कि अगर हम डिजिटल कारोबार करते हैं, अगर हमारे पैसे पर रोक है, हमारे एक एक पैसे का हिसाब है, तो राजनीतिक दलों का क्यों नहीं हो। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत की है उसकी तार्किक परिणति यही होगी कि राजनीतिक दलों के चंदों को बिल्कुल ज्ञात स्रोत और पारदर्शिता के सीमा में परिधि में लाया जाए। देखिए, मुझे जो लग रहा है प्रधानमंत्री जी के, अब जब हमने स्पीच सबने सुन ली है तो सबके मन में हो रहा है कि स्पीच के पीछे लक्ष्य क्या था। क्या वो नहीं, लक्ष्य उनका था कि नोटबंदी का लेखा जोखा मिले, कुछ नहीं मिला, परंतु नहीं मिला। तो इसीलिए मैं इसी बात पे दीपक आ रहा था कि अब क्योंकि 52-53 दिन का जो लोगों ने कष्ट सहा है, तो कष्ट के बाद प्रधानमंत्री जी की ये नैतिक जिम्मेवारी उनको लग रही थी कि मैं फिर से दोबारा, हालांकि वो रैलियों में, इवेंट्स में बोलते रहे हैं, पर जिस प्रकार वो 8 नवंबर को बोले थे उसी प्लेटफॉर्म पर आके उनको लग रहा था मेरी आज ये नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं देश को फिर से जाके संबोधित करूं और जो लोगों ने कष्ट सहा है उसको मैं एक्नॉलेज करूं और उनका मैं धन्यवाद करूं और आगे की एक दिशा दिखाऊं। परंतु इसमें एक दो चीजें दीपक जो है जो बहुत जरूरी दिख रही थी। एक तो जो कैश की किल्लत चल रही है, अभी भी बैंकों में आप पैसे निकलवाने जा रहे हैं, हालांकि एटीएम पे कुछ राहत दी गई है, परंतु जो विड्रॉल की लिमिट है उस पर लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुख से कुछ ऐसी घोषणा करेंगे जो हमें सुनने को नहीं मिली। दूसरा, काले धन पे जो ये पूरा एक वॉर छेड़ दिया है, एक जंग छेड़ दी गई है, तो उसमें जो कैश है वो कुल 6% है पूरे काले धन का। ज्यादा जो काला धन है वो बेनामी प्रॉपर्टीज के रूप में, जिसपे सरकार ने बार बार, प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार उसका जिक्र किया है। उम्मीद रखी जा रही थी कि कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज से लेके उसको लेके कुछ एक स्कीम निकाली जाएगी, कुछ ऐसी घोषणा की जाएगी जिससे कि ये प्रॉपर्टी जिन लोगों ने रखी हुई है वो बाहर निकल के सामने आएगी और उनपे वो कल को कर या उस पे पेनल्टी देंगे। परंतु वो भी अभी कुछ सुनने को नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि अभी आगे कुछ और घोषणाएं होने वाली हैं। अब से लेके और बजट तक करीब करीब 1 महीना बाकी है, तो इस 1 महीने में कुछ और घोषणाएं आए या बजट में इसको स्कीम को घोषणा की जाए, इस पे अभी अटकलें लगाई जा सकती है। परंतु कैश से लेके जो लोग परेशान हो रहे हैं सर्दियों के मौसम में, उस पे अभी कोई घोषणा नहीं हुई, जिससे मुझे लग रहा है कुछ जनता के तबके को निराशा अवश्य हुई होगी। नहीं, सब लोग ये मान के चल रहे थे जो कैश की विड्रॉल की लिमिट है और जो ट्रांजेक्शन की जो लिमिट्स हैं उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा या उसको फिर से वापस खोल दिया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री ने? तो प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम इस संबोधन को पॉलिटिकल पार्टी किस नजरिए से तोल रही है, इसके लिए सीधे चलते हैं। 2 खास मेहमान टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव साहब और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। आलोक जी, आप सेटिस्फाइड हैं पीएम के इस भाषण से? पीएम ने काफी अनाउंसमेंट किए हैं छोटे और मंझोले लोगों के लिए। दीपक जी, देखिए, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस तरह की आज भाषण दिया गया वो एक संबोधन ना हो के घोटाले के बाद का एक ऐसा प्रवचन था जो प्री रिकॉर्डेड था और पूरी तरह से घोर निराशाजनक था, जिसके अंदर कोई तथ्य नहीं थे, कंफ्यूज एड्रेस था, 150 मौतों के ऊपर एक शब्द नहीं था, ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। ये जितने भी तमाम घोषणाएं की गई हैं वो सब ना के बराबर है। ना के बराबर है। नरसिम्हा राव साहब, कांग्रेस
क्रिटिसाइज कर रही है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी छोटी छोटी बातों को बोलने के लिए बजट सामने आ रहा था, प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन करने की क्या जरूरत थी? देखिए दीपक जी, आमतौर पर आप जो कह रहे हैं ऐसा होता है, लेकिन इस बार जो बड़ा एक फैसला, ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया था, जिसका पूरे देश की जनता ने सराहना किया है, समर्थन किया है, तो ऐसे समय तो प्रधानमंत्री जी की उनके दायित्व था, उनको लगा मुझे जनता से रूबरू फिर होना है, क्योंकि मैंने कहा था दिसंबर 30 तक मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा। तो रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स नहीं है, रिपोर्ट कार्ड में पास फेल का कोई ब्यौरा नहीं है। अब देखिए नहीं, रिपोर्ट कार्ड में ये नहीं है कितना काला धन आपने किया, कितना पीला, कितना सफेद, कोई तथ्य नहीं है, केवल प्रवचन है। ये निराश। ये आलोक शर्मा जी बोल रहे हैं, मैं नहीं, ये आलोक शर्मा जी बोल रहे हैं। जीवीएल साहब, ये आलोक शर्मा जी बोल रहे हैं। मैं किसान मजदूरों के लिए क्या दिया बताइए ना। 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए क्या उनको बोलिए, थोड़ा चुप रहे। जब ये आप देश को बर्बाद किया 60 दशक, अरे भाई बर्बाद तो आप लोग करने लगे हैं, देश की जनता बाहर नहीं आ सकते हैं। आप बर्बादी के सोच से आज भी बाहर नहीं, आज के भाषण पे आइए ना, बाकी तो सब नहीं। आप बर्बादी के देश की बर्बादी के बाद आइए, आज के प्रवचन पे आइए। कौन सी रियायत आपने किसान को दी, जरा बताइए। आपके नेता तो भाग गए लंदन। अरे भाई मुझे बताइए, किसान को कौन सी राहत दी है? नहीं सुना है, को क्या राहत दी आपने बताइए। नहीं देखिए दीपक जी, ऐसे नकारात्मक सोच रखने वाले, ऐसे देश को आगे बढ़ते हुए देखने जो पसंद नहीं कर सकते हैं, जो सह नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों से हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये देश की बर्बादी के ओर ले गए थे और ऐसे रास्ते पर आगे ले जाना चाहते थे। जब व्यवस्था परिवर्तन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो इनके दिल और दिमाग पे ये बिल्कुल जाकर के छूता नहीं है। ये लोग तो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले हैं। ऐसे ताकतों से हम चर्चा नहीं करेंगे हम, लेकिन देश की जनता से हम ये कहना चाहेंगे, आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज उनका जो संबोधन था, वो एक तरह से वो जनता के प्रति वो अपने आभार व्यक्त कर रहे थे। जनता ने उनका सहयोग दिया, साथ दिया, इतनी बड़ी बहुत कष्ट झेलते हुए भी जनता ने साथ दिया है। और उसकी सराहना करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की जो कुछ दिन के बाद भी हो सकते थे, पर लेकिन प्रधानमंत्री जी ने समझा कि ये दोनों एक साथ हो तो बेहतर होगा, तो इसलिए उन्होंने कर लिया। लेकिन ये पूरा बजट स्पीच नहीं है। बजट में केवल 2-4 इनिशिएटिव के बारे में नहीं होता है। बजट तो पूरे साल का ध्यान में रखते हुए किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आज मन था कि जब जनता ने इतना मेरा साथ दिया है, मेरा दायित्व भी बनता है कि उनके प्रति मैं क्या करने वाला हूं, इसका जिक्र मैं आज ही करूं। तो मैं समझता हूं देश की जनता इसकी समर्थन कर रही है, देश की जनता इसको स्वागत करेगी ऐसे समय पर, ऐसा मैं मानता हूं। जीवीएल जी, 2 सवाल यहां पर बेसिक उठते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो हम सबको पता है, आपने उसका विश्लेषण भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो नहीं कहा, पहली बात उन्होंने नहीं कही पॉलिटिकल पार्टी के करप्शन और काले धन के बारे में कि चुनाव किस तरीके से लड़े जाते हैं और चुनाव को साफ होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। और दूसरा, उन्होंने कितना काला धन आया है, कितना जमा हुआ है, उससे आगे क्या फायदा होगा, आम जनता को क्या फायदा हुआ है, इसके इशू को उन्होंने टच भी नहीं किया। दीपक जी, जहां तक आपका पहला प्रश्न का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने ये इश्यू को पॉलिटिकल पार्टीज और उनके फंडिंग को लेकर ये आज के विषय से वो इसको न जिक्र करते हुए भी शायद इसका चर्चा नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता, नेताओं की विश्वसनीयता देश के नागरिक के सामने ये हमें प्रतिष्ठित करना है, तो इसलिए कोई ऐसा न समझे। उन्होंने अपने आप को किसी पार्टी को अलग नहीं रखा, किसी पार्टी को उन्होंने टारगेट नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि हमें चुनावी में रिफॉर्म्स लाना चाहिए और इसमें सभी पार्टियों को सोचना चाहिए। सरकार भी इस पे आगे कदम लेगी, पर लेकिन सभी पार्टियों को भी इस पहल में सरकार के साथ आना चाहिए। उनका ये आग्रह था। मैं समझता हूं किसी राजनीतिक दल इसको लेकर आपत्ति नहीं जता सकते हैं, पर लेकिन जब तक वो कानूनी परिवर्तन नहीं होंगे उसके लिए किसी की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दल अपने स्तर पर अपने आप इस प्रकार की
परिवर्तन करने के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। उनका पालन जो भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से इसका पालन करती है। तो हम भी एक मॉरल, एक एग्जाम्पल, एक मॉडल की तरह अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। हम सभी राजनीतिक दलों से इस प्रकार की कॉन्डक्ट को हम एक्सपेक्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जनता हमसे एक्सपेक्ट कर रही है। जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है, जो पैसा बैंकों में आया वो सारा सफेद पैसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और इसी मार्च 30 तारीख तक सबको समय दिया गया। जो पैसा आपने डाले हैं उसमें आप खुद मान जाइए ये अनअकाउंटेड पैसा है, क्योंकि जो कानूनी परिवर्तन जो किया गया, संशोधन किया गया इनकम टैक्स एक्ट में, इसके बाद कोई बच नहीं सकते हैं, कोई नहीं कह सकते हैं ये मेरा इस साल का आमदनी है। हर एक को प्रूव करना पड़ेगा इतना पैसा कहां से आया है। तो उस स्थिति में उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया, ये खुद माने इसको, एक पैसा को इन्होंने अकाउंट नहीं किया था, उस पर 50% टैक्स और इंटरेस्ट दें और 25% डिपॉजिट करें ग्रामीण स्कीम में, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना की स्कीम में इन्वेस्ट करें तब। तो इसलिए मार्च 31 के पहले इस प्रकार के पूरे आंकलन करना संभव नहीं है। पर लेकिन जिस प्रकार जो बैंकों में जमा किया पैसा पर जिस प्रकार रेज हुए हैं, 700-750 करोड़ रुपया कुछ ही पिछले 3-4 सप्ताह में इस प्रकार की रेज के द्वारा पकड़ा गया। तो मैं मानता हूं हजारों संख्या में लोग, हजारों 10वें हजार करोड़ रुपए इस खाते में आएंगे और खुद लोग इसको मानकर, क्योंकि बेईमानों को हम नहीं छोड़ेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का सबसे मुख्य आज जो वाक्य है आज के पूरे भाषण में, ये है कि हम ईमानदारों को उनकी मदद करेंगे और बेईमानों को नहीं छोड़ेंगे। और जो बेईमान है अपने रास्ता को बदलकर मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में उनको आना पड़ेगा। उसके लिए किसी को हम बख्शेंगे नहीं, ये संकेत बिल्कुल साफ है, ये मैसेज जनता में गया हुआ है। ठीक है, भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं और ईमानदारी का सर ऊंचा होगा। सीधे चलते हैं कांग्रेस के नेता संजय निरुपम के पास, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपके पहले कमेंट प्रधानमंत्री के आज के न्यू ईयर गिफ्ट्स पर। देखिए, राष्ट्र के नाम जो प्रधानमंत्री का संदेश था वो बहुत ही निराशाजनक था। नोटबंदी की वजह से पिछले 50-52 दिनों से लोग परेशान हैं, हैरान हैं, और ऐसे में उनको राहत देने के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। लोग अपना पैसा खुद नहीं निकाल पा रहे हैं, कितना निकालें ये वो नहीं तय कर पा रहे, और इस बारे में लोगों ने उम्मीद की थी कि 50 दिन बाद जो वादा किया था प्रधानमंत्री ने उसके हिसाब से कोई वो फैसला सुनाएंगे, लेकिन आज उन्होंने निराश किया। दूसरी बात, वित्त मंत्री महोदय फरवरी महीने में अपना बजट पेश करेंगे, लेकिन ऐसा लगा कि आज ही उन्हें बजट पढ़ दिया। अब तक वो विदेश मंत्री के तौर पे काम करते थे, पूरी दुनिया में घूमते थे, आज वो वित्त मंत्री के तौर पे पूरा बजट पढ़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा जेटली जी क्या कहेंगे फरवरी महीने में। तीसरी बात यह है कि नोटबंदी से सचमुच कितना काला धन आया, आप बताइए ना देश को। भ्रष्टाचार कितना खत्म हुआ, कितना कंट्रोल में आया, आप देश को बताइए। जाली नोट आज भी छप रहे। तो प्रधानमंत्री महोदय ने जो आज राष्ट्र के नाम पे संदेश दिया, उसमें ईमानदार लोग जो बैंकों की कतार में लगे हुए हैं, जो उनको तकलीफ हो रही है, लगभग 130 लोग मर चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि देने की भी बात उन्होंने कही और ईमानदारों को राहत देने के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह ये सारे बजट में घोषणाएं होती है और होती रहती है, लेकिन इस समय तो एक बहुत ही अप्रत्याशित किस्म की परिस्थिति है देश में, जिसकी वजह से लोग संकट से जूझ रहे हैं। उनको राहत देने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, जो कि बहुत ही निराशाजनक बात है। और मुझे लगता है कि नए साल में प्रधानमंत्री जो धमकी दे रहे हैं लोगों को, इन धमकियां देने की बजाय वो कैसे ईमानदारों को, अच्छे लोगों को सहूलियत दे सके, इस बारे में कुछ बातें बतानी चाहिए थी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है नहीं बता पाए। किसको धमकी दी उन्होंने? जिसको भी, देखो ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं होती। दुनिया भर के लोगों को धमकी दे रहे हैं, गुंडे की तरह, बदमाश की तरह, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से पहले। देश में कानून का राज होता है, प्रधानमंत्री का राज नहीं होता। कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करना चाहिए। बोलिए कि कानून के हिसाब से काम किया जाएगा, लेकिन आप धमकी दे रहे, इस तरह की भाषा बंद करें। और जो ईमानदार लोग, 125 करोड़ लोग जो पूरे 50-52 दिनों से तकलीफ में हैं, त्रस्त हैं, उनको राहत देने के लिए क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं बोला गया।
बहुत ही दुख की बात है कि प्रधानमंत्री इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भड़क सकते हैं। आने वाले दिनों में उनको बहुत पछताना पड़ सकता है, क्योंकि लोग पूरे देश में, गांव में, शहर में, गरीब, मजदूर, किसान सभी हैरान और परेशान हैं नोटबंदी की वजह से। ठीक है, इस परेशानी और हैरानी से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ किया। ठीक है जीवीएल साहब, मेरा सीधा सवाल, क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि जो नोटबंदी हुई है, जो लाइनें लगी हैं, उससे खास करके ग्रामीण इलाकों में रोष है और बीजेपी के लिए वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं, खिलाफ जा सकते हैं बीजेपी के? बिल्कुल ऐसा नहीं है दीपक जी, क्योंकि जो ग्रामीण इलाकों में मैं खुद जाकर आया हूं 2-3 राज्यों में, ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण प्रांतों में एक्चुअली करेंसी कम गया है। ये अब कहने वाली बात है, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है, लेकिन सबसे ज्यादा समर्थन इस ऐतिहासिक कदम का है, वो सबसे ज्यादा आपको ग्रामीण इलाकों में देखने के लिए मिलता है। किसान, गरीब, हर ग्रामीण नागरिक इसके समर्थन में है, क्योंकि वो देख रहे हैं टेलीविजन चैनल के माध्यम से, वो अनुभव करते हैं किस प्रकार कुछ बेईमान लोगों ने इस देश की तिजोरी को चूना लगाया है। जब बेईमानी को हम नहीं सहेंगे, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को क्यों ये बात चुकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी न किसी का नाम लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत में ये भी कहा था कि हम ऐसा कई लोग जो बेईमानी करते हैं उसका वजह यह है क्योंकि जो व्यवस्था रही अब तक, वो व्यवस्था कई लोगों को ऐसा मजबूर भी करती है, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कानून का पालन होगा, कानून का कोई पर्सनली कोई जाकर के उनको कानून का उल्लंघन करके तो कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। इनकम टैक्स हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, जो भी संस्था हो, जो कानून है उसके मुताबिक ही काम करेंगे, करना पड़ेगा। मैं जरा जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए संजय जी, दीजिए। ऐसा है, बेहतर होता प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि इनकम टैक्स के तमाम छापों में पिछले 50-52 दिनों में बीजेपी के 37 नेता पकड़े गए हैं और 640 करोड़ की नकद बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं के हाथों पाया गया है। और प्रधानमंत्री उन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उनको अभी तक पार्टी से निकाला भी नहीं गया है। मुंडे बहनों को देख लीजिए, अमित शाह के बैंक में 500 करोड़ का काला धन डाला गया। ये बिल्कुल निराधार और झूठे आरोप है। अमित शाह के खिलाफ इतना पूरी बात सुन लो, अब झूठे आरोप मत लगाइए। सब सच आप ही बोलते हो, दुनिया के सबसे बड़े हरिश्चंद्र आप लोग हो। मेरी बात सुनो पूरी। आज हालात ये हैं कि अमित शाह के बैंक में 500 करोड़ रुपए डाले गए नोटबंदी के तत्काल 3 दिनों के अंदर। ऐसा एलिगेशन मत लगाइए जिसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए आप। नहीं बिल्कुल, आप ऐसा है, हमने चुनौती अमित दिया शाह के है, बैंकों की जांच कराइए। ऐसा तथ्यहीन आरोप खातों में कहां से पैसे गए इसकी जांच तो कराएंगे। सब्सटेंशिएट कौन करेगा? देखिए, आप ये आरोप मेरे चैनल पे लगा रहे हैं, मैं लीगली लायबल बनता हूं, इसीलिए मेरा आप लीगली लायबल नहीं है तो बात मत करिए। एक्शन अब संजय जी आप जो कह रहे हैं इसके लिए तैयार रहिए। आप ऐसे भाई अगर आप नहीं भाई अगर लीगली लायबल नहीं है तो चैनल बंद कर दीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आरोप लगाइए जिसको आप सब्सटेंशिएट कर पाए। आरोप 37 बीजेपी के नेता पकड़े गए, उनके खिलाफ बीजेपी ने क्या कार्रवाई की, प्रधानमंत्री ने क्या कार्रवाई की? उनके पास से 640 करोड़ के काला धन पकड़ा गया, क्या कार्रवाई हुई? तीसरा आरोप यह है कि अमित शाह के बैंकों में 500 करोड़ डाले गए नोटबंदी के 3 दिनों के अंदर। क्या एक्शन हुआ? ठीक है जीवीएल साहब, एक क्विक रिएक्शन मुझे ब्रेक लेना है। जीवीएल साहब। नहीं दीपक जी, निरुपम जो कह रहे हैं, अभी उनके पार्टी ने ऐसा कहने का साहस किया है, हमने उनको धमकी दिया है, तो संजय निरुपम भी तैयार रहे। आप लोगों की धमकियों से झूठ बोलकर आप नहीं बच सकते हैं। दूसरा आपके किसकी जांच नहीं होगी, पता कैसे चलेगा? दीपक जी मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने संजय निरुपम को क्यों नहीं निकाला पार्टी से? आपने सच भी है, अपने देश का सेना का अपमान किया है। लोग और भी है, ये बंद करिए। आप चोर भी आप हैं, सिपाही भी आप, जज भी आप हो जाएंगे। निरुपम को क्यों नहीं निकाला? कानून चल रहा है देश में, आपको क्यों नहीं निकाला आपका पार्टी? आपके देश के आर्मी को अपने डिफेंस। अरे नोटबंदी की बात करो पहले। आप पाकिस्तान की भाषा बोले हैं तो आपके पार्टी में हिम्मत नहीं थी? नोटबंदी की बात करो, एक्शन नहीं लिया।
आपके नेता के आरोप लगते हैं। चलिए मैं आप दोनों को यही रोकूंगा। अफसोस वक्त मेरे पास इतना ही है, फिलहाल हम लेंगे। उन परिवारों और लोगों से माफी मांगना तो दूर, उनके बारे में दो संवेदना के शब्द भी मोदी जी ने नहीं बोले, जिन 125 लोगों ने नोटबंदी के चलते बैंक की कतारों में अपनी जान खोई है। उम्मीद थी कि मोदी जी वित्तीय अराजकता के लिए, वित्तीय इमरजेंसी के लिए देश से माफी मांगेंगे और आर्थिक व्यवस्था को सही करने के लिए एक व्यापक रोड मैप की विवेचना करेंगे। एक बार फिर मोदी जी ने देश को हताश और निराश किया। मोदी जी की नीतियां देश के गरीब के लिए नासूर बन गई हैं। बात तो करते हैं 125 करोड़ देशवासियों की और नीतियां हमेशा बनाते हैं अपने 50 उद्योगपति मित्रों के लिए। सबसे अधिक उम्मीद देशवासियों को प्रधानमंत्री जी से थी कि जनता का पैसा जनता के खातों से निकालने की पाबंदी आज मोदी जी हटा देंगे, पर आज इससे भी देशवासी बहुत निराश हुए, क्योंकि उनके मुताबिक ये पाबंदी हटने में शायद पूरा वर्ष लग जाए। मोदी जी ने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था नए साल में चुस्त और दुरुस्त होने में समय लगेगा, यानी नो डेडलाइन ओनली हेडलाइन। ये प्रधानमंत्री जी का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। वादे हैं पर इरादे नहीं, बातें ज्यादा काम कम। और इसीलिए जो हमारे मशहूर कवि हैं शरद जी, उन्होंने कहा भी है, और ये शायद मोदी जी पर लागू होता है, आज सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे ना देख, आज सड़कों पर लिखे सैकड़ों नारे ना देख, घर अंधेरा देख, आकाश के तारे ना देख। मोदी जी सब्ज बाग और सपने तो बहुत दिखा रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि गरीबों से खींचो और अमीरों को सींचो। आज भी जो उनकी घोषणाएं हैं वो खोदा पहाड़ निकली चूहिया साबित हुई। प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहनों और माताओं के लिए 6,000 रुपए की घोषणा की जो गर्भवती हैं, पर ये भूल गए कि भोजन के अधिकार कानून में 6,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को देना अनिवार्य है, जो 2.5 साल से मोदी जी की सरकार नहीं दे रही। ये भूल गए कि जननी सुरक्षा योजना में, जिसकी शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार में की थी, पहले से ही 4,000 रुपए की राशि गर्भवती महिलाओं के लिए अनिवार्य थी, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी भोजन का अधिकार कानून बनने के बाद 6,000 रुपए हो गई थी। बजाय इसके कि 30 महीने से गर्भवती महिलाओं को वो पैसा नहीं दिया, माफी मांगते और कहते अब मैं इस कानून का क्रियान्वयन करूंगा, आज वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर गरीबों के लिए और साधारण व्यक्तियों के लिए मकान बनाने के लिए ऋण में छूट की बात कर डाली, पर देश को यह बताना भूल गए कि इसका प्रावधान पहले से ही IHSDP यानी इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, और उस स्कीम में जो कांग्रेस की सरकार की है, पहले से ही ब्याज पर 4% की छूट है। पर मोदी जी को पूरी बात ना बताने की पुरानी आदत है। साधारण व्यक्ति और गरीबों के लिए घरों की तो बात कर डाली,
प्रधानमंत्री आवास योजना की बात तो कर डाली, पर यह बताना भूल गए कि कितनी राशि आवंटित की है, और देश को यह बताना भी भूल गए कि 30 महीने में जहां उनका टारगेट 2018 तक 1 करोड़ मकान बनाना था, पहले 30 महीने में मोदी सरकार ने केवल आपको आश्चर्य होगा जानकर 1623 मकान बनाए हैं। 7 लाख मकानों का केवल टारगेट है। 7 लाख मंजूर में से भी 16। तो कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए प्रोग्राम के समापन के वक्त आ रहे हैं। वक्त हमारे पास कम है। आपका एक क्विक कमेंट 30 सेकंड का, और कोहली जी आपका। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सुनने के बाद देखिए, जो काले धन पे मुहिम है उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। उसमें प्रधानमंत्री जी ने अवश्य इशारा किया, उन्होंने कैश का जिक्र किया, क्योंकि हम कैश निकालने का बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कैश घूम रहा था मार्केट में वो ज्यादा शैडो इकोनॉमी में था, रियल इकोनॉमी में जो व्हाइट की इकोनॉमी है उसमें वो कम था। दूसरा, उन्होंने कैश के लिए कहा कि नकदी की जो दिक्कत हो रही है लोगों को, नकदी की दिक्कत से जो परेशानी हो रही है, परंतु नकदी के होने से जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो उसके बुरे प्रभाव हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा अधिक हैं। तीसरी एक दीपक एक बात जो बोली है वो कि कुल 24 लाख लोग जो है 10 लाख से ऊपर रिटर्न फाइल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में कोई नहीं मानेगा कि 10 लाख से ऊपर केवल 24 लाख हैं। तो ठीक जगह प्रहार किया, तो इससे लग रहा है कि आगे कुछ कदम ऐसे उठने वाले हैं जो ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा। 30 सेकंड। देखिए, मैं जो इस भाषण की जो सबसे कमी मुझे जो नजर आती है वो आता है कि देश से उम्मीद कर रहा था कि काला धन के बाद आप भ्रष्टाचार और काला धन के बाद और क्या कदम उठाना चाहते हैं। उन्होंने बात की, लेकिन इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा। और दूसरी जो निराशाजनक मुझे इसमें लगी है वो लगी है कि गरीबों के लिए, गरीबों के आवास के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए जितना उदार होने की आवश्यकता थी उसमें काफी कमी दिखी और उससे निराशा हो रही है। लेकिन बाकी कांग्रेस जितनी आलोचना कर रही है उससे सहमति कठिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसमें कई बातें कही हैं जो भविष्य का दिशा निर्देशक है। भविष्य का दिशा निर्देशक है आज का भाषण, लेकिन लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं मिलेंगी और प्रधानमंत्री के भाषण को लोगों ने किस तरह से एक्सेप्ट किया उसका भी परिणाम हमको देखने को मिलेगा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज के लिए आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर और सेलिब्रेट करें।